Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे CDN के बारे में, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या होता है, मतलब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अपन क्यों यूज़ करते हैं ये और कब ये काम आता है, क्या एडवांटेज है इसका, इसमें डाउट्स रहते हैं। और एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ओवरऑल कि अगर आप CDN के बारे में सुना है कभी, आपको नहीं पता क्या होता है, तो शायद आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक बहुत अच्छा CDN रेकमेंड करने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है आपको, तो प्लीज़ देखते रहिएगा वीडियो। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आपकी कोई वेब सर्विस है जो आप मतलब प्रोवाइड कर रहे हो और आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो होस्टिंग है, उससे आप खुश नहीं हो या परेशान हो, त्रस्त हो कि वो बहुत स्लो काम कर रही है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आपको तो वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। लास्ट में सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक अच्छा CDN मिल जाएगा आपको, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो CDN समझने से पहले आप पहले ये समझो कि भाई जब वेब काम करता है तो वो करता कैसे है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई वेबसाइट आपने बनाई है, आपको उसको होस्ट करना है इंटरनेट पे क्योंकि सबको विजिबल होनी चाहिए, राइट। तो आप क्या करते हो कि एक होस्टिंग लेते हो, मतलब किसी से, मतलब सर्वर लेते हो किसी से, मतलब रेंट पे, शेयर्ड होस्टिंग अगर होती है तो मतलब कुछ केस में आप होस्टिंग लेते हो सामने से, जैसे GoDaddy हो गया, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, काफ़ी सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, आप वहाँ से लेते हो। या कभी कभी आप प्राइवेट सर्वर खरीद सकते हो खुद का, मतलब ऑन प्रेमाइस या पूरा डेडिकेटेड सर्वर आप खरीद सकते हो वहाँ पर। या कभी कभी क्लाउड सर्वर खरीदते हैं अपन, तो काफ़ी सारे टाइप के सर्वर खरीदते हैं उस टाइम पर। लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक फिजिकल सर्वर की, जहाँ पर आपकी सारी फाइल्स होस्टेड हैं। मतलब आप वेबसाइट की जो सारी फाइल्स हैं आप उस सर्वर पे डालते हो और फिर डोमेन वगैरह लेते हो। तो डोमेन को जब कोई विजिट करता है तो पूरी जो फाइल्स हैं आपकी उस सर्वर से आके क्लाइंट तक सर्व होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने किस सर्वर पे होस्ट किया है, किस सर्वर पे आपने अपनी सारी फाइल्स जो हैं लगाई हुई हैं, वो USA में है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो USA में है। अब जो आदमी USA से विजिट करेगा वहीं से विजिट करेगा, मतलब मान लेते हैं कि आपका जो सर्वर है वो नेवाड़ा में है, ठीक है, नेवाड़ा, और जो आपका क्लाइंट है वो कनाडा में है, मतलब आसपास ही, मतलब USA में ही है सारे। तो अब यहाँ पर जो कनाडा से विजिट कर रहा है जो क्लाइंट है, वहाँ से वो रिक्वेस्ट करेगा नेवाड़ा में, उसके रिक्वेस्ट जाएगी लाइंस के थ्रू, केबल्स के थ्रू, मीडियम्स के थ्रू, फिर आएगी सर्वर के पास, सर्वर सर्व करेगा उसको, कुछ बैंडविड्थ लगेगी उसकी और क्लाइंट पे जाकर के वेबसाइट आ जाएगी, खुल जाएगी वहाँ पर फाइल सारी। अब ये होता है जब USA में है क्लाइंट। अब मान लेते हैं क्लाइंट इंडिया में है, मतलब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरा जो USA का सर्वर है वहाँ से फाइल्स आएँ और मेरी लार्ज ऑडियंस, लगभग मेरी पूरी ऑडियंस इंडिया में है, तो सब कुछ यहाँ से मतलब सब कुछ यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मिल रहा है उनको USA से। अब सोच के देखो कि इंडिया से USA में जब सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक पर्सन का रिक्वेस्ट भी पूरा इंडिया ट्रैवल करके ओशियंस के बीच में से ऑप्टिकल फाइबर केबल से कितना ज़्यादा राउट ले करके बहुत दूर तक जा रहा है USA में, और फिर वापस आने में उसको उतना ही टाइम लग रहा है। एक टाइम बहुत बड़ा हो गया, फिर दूसरा आने का उतना ही टाइम लग रहा है। पूरा राउंड ट्रिप टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब पूरी इतनी सारी बैंडविड्थ आपकी खर्च हो रही है, इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र करने में, पूरा सब कुछ हर बार आपका USA से आएगा, पूरी ऑडियंस आपकी इंडिया में है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इसका। आप चाहे तो इंडिया में ले सकते थे ना, और इंडिया में भी लेते तो भी एक ही सर्वर होता वहाँ पे, और एक सर्वर पे मान लेते हज़ारों लोग एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी भी तो कुछ लिमिट होती है। मतलब CPU कुछ होता है, कुछ रैम होता है, कुछ मेमोरी होती है, अनलिमिटेड नहीं होता वो, या आपके पास पैसे नहीं, उतने बजट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई एंड डेडिकेटेड सर्वर ले पाओ। तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। मेन ये दिक्कत है कि भाई एक ही सर्वर है, कितना ज़्यादा काम करेगा वो। एक फिजिकल सर्वर आपने लिया हुआ है, उसमें ज़रूरी भी नहीं है कि सिर्फ आपका ही फाइल, सिर्फ आपकी ही साइट है उसमें, और बहुत सारे शेयर्ड होस्टिंग में बहुत सारे लोगों की और फाइल्स होती हैं। तो इस केस में जब इतने सारे लोग इतने दूर दूर जो आपका सर्वर पड़ा हुआ है इतना दूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, सर्वर का डाउन टाइम भी दिखता है वहाँ पर, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं तो सर्व नहीं कर पाता है वो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एक आदमी को 100 काम करने हैं, 100 टाइम लगेगा, उसको मेहनत लगेगी, उसका जो क्वालिटी है वो कम हो सकता है, उसको मतलब आप बहुत दूर से अगर बोल रहे हो काम करने तो जाने ले जाने में, पहुँचाने में बहुत टाइम लगेगा उसको। अगर वही काम मैं 100 लोगों में बांट दूं, मतलब एक व्यक्ति 100 काम कर रहा है, उसको जो 100 काम है मैं 100 लोगों पे बांट दूं, तो 100 लोग एक काम करेंगे।
अब जो एक काम करेंगे उनकी क्वालिटी होगी उस काम में और जल्दी करेंगे। और अगर वो 100 लोग को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं पूरी दुनिया में, ऐसे करके मेरा जो यूएसए का सर्वर था, अगर मेरा क्लाइंट जर्मनी में है, अगर मेरा क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में है, मेरा क्लाइंट अगर इंडिया में है, कहीं पे भी है, रिक्वेस्ट यूएसए पे ही जा रही है, वो उतनी दूर जा रही है हर बार। लेकिन अगर मैं पूरी दुनिया भर में अपने सारे के सारे सर्वर्स फैला दूं, जैसे मैं पूरे लोग फैला रहा हूं, तो जो चीज़ जहाँ से विजिट की जा रही है या जो चीज़ जहाँ से रिक्वेस्ट हो रही है उसके सामने से रिस्पॉन्स आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि स्पीड आएगा, रिस्पॉन्स स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट यूज़ होता है बेसिकली सीडीएन में। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप डायरेक्टली एक ऑफिस है यहाँ पर, मतलब मान लेते हैं कि मुंबई में एक ऑफिस है और पूरे इंडिया में उस सर्विस के लिए सिर्फ एक ऑफिस है मुंबई में। अब पूरा मतलब इंडिया के सारे लोग मुंबई जाएंगे क्या उस सर्विस के लिए? अब क्या काम करो आप, एक जम्मू एंड कश्मीर में रख दो, एक छत्तीसगढ़ में रख दो, एक एमपी में रख दो, हर स्टेट में एक ऑफिस रख दो, ताकि जो लोग हैं उनका काम जल्दी हो पाए, इतना ट्रैवल ना करना पड़े उनको और काम फास्ट हो पाए उनका। तो ये कंसेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है। पूरी दुनिया को लेकर के चले अपन, तो जो अपन एक सर्वर ले रहे थे, ठीक है, एक सर्वर मेरा था फिजिकल, जिसको अपन बोलते हैं ओरिजिन सर्वर, जहाँ से आपकी मेन जो फाइल्स है, जहाँ पर आपकी पड़ी हुई है वहाँ रहती हैं, जहाँ पर आप डालते हो, वो ओरिजिन सर्वर है। लेकिन अब सीडीएन की सर्विस क्या करती है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है लोड को। लाइक फॉर एग्जांपल जो सीडीएन है वो एक नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड, और बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड हर सीडीएन प्रोवाइडर के। वो क्या करता है कि स्पीड इंक्रीज करता है, बैंडविड्थ को मतलब कम कंज्यूम हो ऐसा करता है, और डाउन टाइम कम करता है वेबसाइट का, और सिक्योरिटी बढ़ाता है। ये सब कैसे करता है वो मैंने फीचर बता दिया, लेकिन अब काम कैसे करता है वो देखते हैं। बिना सीडीएन की मेरी साइट यूएसए से खुल रही थी हमेशा, अब मैं ये कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया भर में मैंने बहुत सारे सर्वर लगा दिए हैं। मतलब यूएसए के 3-4 सर्वर होंगे अलग अलग जगह पे, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है वहाँ पे होंगे, एक यूरोप में होंगे, मतलब मान लेते एक जर्मनी में होंगे, एक हंगरी में होंगे, एक फ्रांस में होगा, फिर एक एशिया में है तो एक इंडिया में होगा, एक चाइना में होगा, फिर नीचे जाए तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2-3 वहाँ पर होंगे। ऐसे करके जहाँ जहाँ से लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक बनती है, वहाँ पर अपने सर्वर डाल देते हैं पूरी दुनिया भर में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेरा ओरिजिन सर्वर था वो कंटेंट यहाँ पर डायरेक्टली विजिट नहीं करेंगे अपन क्या करेंगे, जो क्लाइंट है पहले जो डीएनएस है आपका वो चेंज करोगे आप एज अ ओनर। आप डीएनएस सर्विस का पॉइंट डालेंगे अपने सीडीएन प्रोवाइडर पे, उसका जो आईपी है वो डालेंगे। अब जो रिक्वेस्ट है सारे क्लाइंट्स की जाएगी सीडीएन पे। अब सीडीएन क्या करेगा, वो चूज करेगा कि जो क्लाइंट है उसके नियरेस्ट सर्वर कौन सा है। मतलब अगर आप इंडिया पे हो, इंडिया में कहीं से भी रिक्वेस्ट कर रहे हो और इंडिया में एक ही सर्वर है उसका, तो उसी सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से कंटेंट सर्व होगा आपका। तो सोच के देखो कि इंडिया से ही रिक्वेस्ट वापस आ रही है। पहले आपको यूएसए जाना पड़ रहा था, फिर वहां से आना पड़ रहा था, बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी। अब क्या हो रहा है, इंडिया से ही आ रहा है, तो इतने कम डिस्टेंस से आ रहा है तो ट्रैवल कम करना पड़ रहा है उसको, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा वेबसाइट्स का, बहुत गुना बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सोच के देखोगे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसके। लेकिन मेन चीज़ वही है कि मतलब दुनिया भर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे सर्वर्स को, और उन सर्वर्स को बोल दो एज सर्वर्स या एज नोड्स, या एज आएगा कोई और टर्म में, एज नेटवर्क भी बोलते हैं इसको। तो जो नियरेस्ट होगा उस लोकेलिटी में या उसकी प्रॉक्सिमिटी में, जो सर्वर की प्रॉक्सिमिटी है कि कहां तक वो रिक्वेस्ट सर्व कर सकता है, वो सीडीएन प्रोवाइडर डिसाइड करेगा उसको। तो उस रीजन के नियरेस्ट सर्वर से ही आपको रिक्वेस्ट सर्व होगी। अब मेन बात ये है कि उससे सर्वर क्यों हो रही है, मतलब मेरी तो फाइल्स हैं ओरिजिन पे, लेकिन यहां से कैसे सर्व हो रही है, यहां पर कैसे आ गई मेरी फाइल। तो वो कंसेप्ट आता है पुल का। जब आप पहली बार रिक्वेस्ट करते हो ना, तो वो सीडीएन पे जाती है, आप पहली बार में उसके पास फाइल्स नहीं होंगी, वो ऑन डिमांड बेसिस पे लाएगा। मतलब यहाँ पे जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो जिस फाइल के लिए, मेरी वेबसाइट की कोई फाइल के लिए, तो सीडीएन पे पहली बार नहीं होगी, वो पहली बार ओरिजिन पे जाकर रिक्वेस्ट करेगा उसको। सीडीएन जाकर ओरिजिन से लेकर आएगा कंटेंट को जो आप चाह रहे हो, उसको अपन बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट, या मतलब पुल रिक्वेस्ट मत बोलो, पुल बोलो, पुल कैश होता है वहां पे। तो यहाँ पर सीडीएन पुल करेगा वो कंटेंट और अपने डेटाबेस या अपने स्टोरेज में कैश कर लेगा वो, और साथ ही साथ में उस क्लाइंट को सर्व भी कर देगा। लेकिन जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट होंगी, अब वो सर्व होंगी सीडीएन के उस नोड से जो नियरेस्ट है। अब उसके पास कंटेंट आ गया है, कैश हो गया है, तो वहीं से सर्व होगी सारे के सारे रिक्वेस्ट। तो पहली बार में रिक्वेस्ट पुल होती है, जो रिसोर्स है वो पुल होता है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली सारी रिक्वेस्ट वहीं से सर्व होती हैं जो उस लोकेलिटी में होंगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सीडीएन का, इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि जो कंटेंट कैश होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब अगर मैंने कोई कंटेंट चेंज कर दिया ओरिजिन पे,
तो कैश यहाँ पर जो है वो तो पुराना वाला है, उसको चेंज करना पड़ेगा फिर। तो इसके कंसेप्ट आते हैं यहाँ पे। वेबसाइट में आपके दो टाइप की फाइल्स होती हैं, एक स्टैटिक एक डायनामिक। स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन यूजर डिपेंडिंग ऑन टाइम कभी चेंज नहीं होंगी, वो हमेशा वही रहेंगी जब तक आप उसे मैनुअली चेंज ना करो। तो यहाँ पर जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया फाइल्स, जो आपकी इमेज है, जो वीडियो है, जो ऑडियो है, या जो आपकी CSS फाइल है, जो JS फाइल है, ये जो फाइल्स होती हैं ना, ये चेंज नहीं होती हैं। तो ये जो फाइल्स हैं ये डायरेक्टली कैश हो जाएंगी। ये एक टाइम के लिए कैश होंगी, जो डिसाइड करेगा आपका CDN प्रोवाइडर, या आप चाहो तो ओरिजिन से हेडर भेज सकते हो, कैश का प्रैग्मा वगैरह का हेडर भेज सकते हो। आप बता सकते हो कितने टाइम तक के लिए इसको कैश करना है, या CDN में जो आपका CDN कंसोल है वहां से भी आप तय कर सकते हो कि कितने टाइम तक इस कंटेंट को कैश करना है मेरे को। एक फील्ड होता है TTL का, वहां पर आप बताओ कितने टाइम तक के लिए उस कैश को रखना है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, मतलब जितना आप उसको तय करोगे उतने दिन तक वहां पर कंटेंट वही होता है, ओरिजिन से नया पुल नहीं होगा। लेकिन उस टाइम के बाद जस्ट उसके बाद नया कंटेंट ओरिजिन से फैच होता है और फिर कैश हो जाता है। तो ये कैशिंग का कंसेप्ट है जब स्टैटिक कंटेंट सर्व करने की बात होगी जो चेंज नहीं होता है। लेकिन ओरिजिन पे जब आप चेंज करते हो कंटेंट स्टैटिकली भी, तब आप क्या करोगे, तब तो ये तो कैश है वो तो पुराना हो गया ना। तब एक कंसेप्ट आता है इनवैलिडेशन का, आप इनवैलिडेट कर सकते हो उस कंटेंट को। मतलब आप अपने CDN नेटवर्क को बस ये बता दो कि ये जो कंटेंट है, ये जो रिसोर्स है, उसका जो URL है वो दे दो उसको, और उसको बता दो कि इसको इनवैलिडेट करना है, मतलब इसको जो पुराना कैश था वो हटा करके नया ओरिजिन से फैच करना है, नया वाला। मतलब फैच करना छोड़ दो, फैच नहीं भी करेगा चलेगा, लेकिन जो पुराना है उसको हटाना है तो वो हटा देगा उसको। और टाइम लगता है उसके लिए, क्योंकि सारे एज सर्वर्स में पूरी दुनिया भर से उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना चेंजेस, तो टाइम लगता है उसके लिए कुछ टाइम, लेकिन हो जाता है उसके बाद। जब कंटेंट डायनामिक है तब क्या होगा, क्योंकि वो तो चेंज होता रहेगा, वो आप खुद बताओगे भाई डायनामिक कंटेंट को फैच करना है कि नहीं करना है, ये आप खुद बताओगे। लेकिन अगर करना भी है तो उसका कैश टाइम कितना होना चाहिए, कितने टाइम फ्रीक्वेंटली आप चेंज करोगे उस कंटेंट को, या ओरिजिन से आप बता दो कितना टाइम होना चाहिए वो ट्रिवियल केस है यार। मतलब डायनामिक कंटेंट जनरली कैश नहीं होता है, लेकिन उस केस में जब डायनामिक होगा कंटेंट, वो CDN ये बताएगा कि बेस्ट रूट क्या है ओरिजिन तक जाने के लिए। तो उस केस में भी वो कुछ हद तक आपके स्पीड को ऑप्टिमाइज करता है। मतलब आपको ये बता देगा कि ये बेस्ट पाथ है, ये लोएस्ट कॉस्ट का पाथ है, आप ओरिजिन तक पहुंच सकते हो इससे। जब डायनामिक कंटेंट देना होगा तब, तो उस केस में ऐसा काम करता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, जो मेन बात यहां पर आती है। सबसे पहली जो बात है, सबसे मेन फीचर है, वो है डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टाइम, या स्पीड इंक्रीज होना। इस केस में आपके पास लोकली जो आपका सर्वर है, जो नियरेस्ट है आपसे, वहां से कंटेंट सर्व होता है आपका। जो CDN प्रोवाइडर है आपका, वही डिसाइड करता है कि आप कहां से हो। आपका जो ओरिजिन IP है, मतलब आपका जो सोर्स IP है, उसे डिसाइड करता है कि आप कहां से हो। तो मतलब अगर आप जर्मनी से हो तो जर्मनी का जो नियरेस्ट सर्वर है, वो जो कंटेंट है वो सर्व कर सकता है, तो वहां से कंटेंट आता है आपका नियरेस्ट से। तो इस तरीके से स्पीड बढ़ती है साइट का, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता है। ये मेन फैक्टर है जो लोग आपकी साइट पर आते हैं उनके लिए, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो साइट लोड होते रहती है, कोई मतलब नहीं है उसको देखने का। काफ़ी लोग छोड़ देते हैं साइट को, मतलब रिटेन नहीं कर पाते आप यूजर्स को। तो ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है। अब जो दूसरा एडवांटेज है वो है डिक्रीज इन डाउन टाइम। मतलब होता है ना, कभी कभी वेबसाइट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती है, या कभी कभी अटैक भी होता है DDoS का। तो उस केस में जो ओरिजिन सर्वर है वो सर्व नहीं कर पाता कंटेंट, या जेन्युइन रीज़न भी होता है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो लो हैं, मतलब इतना अच्छा रैम नहीं है उसका, उतने अच्छे CPU नहीं है उसमें, तो वो मतलब सर्व नहीं कर पाता, या इंटरनल सर्वर एरर, या काफ़ी सारे एरर देता है, या ठप हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो उस केस में CDN ऐसा काम नहीं करता। CDN कभी भी डाउन नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि जब एक CDN भी अगर मतलब एक ही CDN के रीजन में बहुत सारे लोग अगर सर्व भी कर रहे हैं, अगर वो सर्व नहीं भी कर पाया उस केस में, हालांकि वो कर देगा, काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं उसमें, वो कर भी लेगा, लेकिन अगर नहीं भी कर पाता है तो वो डायरेक्टली जो लोड है उसको बैलेंस कर देता है, या रिडायरेक्ट कर देता है उसके नेक्स्ट नियरेस्ट सर्वर पे। एक टाइप की राउटिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं एनीकास्ट राउटिंग। तो जो नियरेस्ट होगा मल्टीकास्ट ग्रुप में, वहां पर सेंड होगी रिक्वेस्ट और वहां से रिस्पॉन्स आएगा। तो तब भी जब एक सर्वर डाउन भी होगा तो दूसरे नियरेस्ट से आपको रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा। तो डाउन नहीं होगी साइट वहां पर कभी भी। तो दुनिया भर में डेटा सेंटर्स हैं, दुनिया भर में सर्वर्स लगे हुए हैं, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले डाउन टाइम की, बहुत ही मिनिमम हो जाता है फिर। अब तीसरे एडवांटेज की बात करें तो वो है मिनिफिकेशन या ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट का। अब ऐसा होता है ना कि जो ओरिजिन है आपका, वहां पर जो आपने सर्व किया है, जो वेबसाइट बनाई है आपने,
उसका जो कोड है या उसका जो मतलब जो फाइल्स हैं उसकी आपने ऑप्टिमाइज नहीं की हैं, तो उस केस में सीडीएन क्या करता है, उसको ऑप्टिमाइज भी करता है या कंप्रेस भी करता है, ताकि कंटेंट कम सर्व हो, या कंटेंट का जो मतलब जो बैंडविड्थ है वो ओवरऑल कम सर्व हो, क्योंकि बैंडविड्थ का कॉस्ट लगता है ना आपको जब आप होस्टिंग लेते हो, मतलब होस्टिंग लेते हो जब आप, तो बैंडविड्थ का कॉस्ट लगता है इसमें। और सीडीएन भी कॉस्ट लेता है पर बैंडविड्थ, कितनी बैंडविड्थ के लिए आपको कॉस्ट लगेगा, थोड़ा सा नॉमिनल कॉस्ट लगेगा, काफी कम होता है वो। तो सीडीएन क्या करता है, वो ऑप्टिमाइज करता है, कंटेंट को कंप्रेस करता है, मतलब वो पहले कंप्रेस करेगा फिर सर्व करेगा। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि किस फॉर्मेट में करे जो क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा। अब क्लाइंट क्या करेगा, खुद से बताएगा, एक हेडर होता है एक्सेप्ट एनकोडिंग के नाम से, उसमें वो बताता है किस टाइप की एनकोडिंग वो मतलब कंप्रेशन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे जी जिप, डी फ्लेट, वो उसके हिसाब से वो तय करेगा, जो सीडीएन है आपका उस हिसाब से उसको कंप्रेस करेगा और फिर सर्व करेगा। और यहाँ पर एक और टर्म आता है मिनिफिकेशन का या मिनीफाई करना। जो जेएस फाइल्स हैं, जो एचटीएमएल फाइल्स हैं, जो सीएसएस है, उन सब में क्या होता है कि आप इंडेंटेशन के साथ कोड लिखते हो, बहुत सारी वाइट स्पेस बीच में रह जाती हैं, तो उससे क्या है ना कि साइज जो होता है, साइज मतलब फाइल का, वो बढ़ जाता है। अब ये क्या करता है कि सारी वाइट स्पेस हटा देगा, पूरा एक लाइन पर ला देगा सारा कंटेंट जो है उस फाइल का, तो उससे क्या होता है, साइज कम हो जाता है। आपने देखा होगा एक फाइल होती है bootstrap.min.js, तो .min का मतलब ये है कि वो मिनीफाइड है, तो वो आप यूज करोगे तो उसका जो बैंडविड्थ है वो कम कंज्यूम होगा। तो ये फायदा है इसका। और इमेजेस वगैरह जो होती है उसका, उन सब को भी वो ऑप्टिमाइज करता है। तो ये काफी सारे फीचर हैं इसके। और इसका जो मेन फीचर है, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेन फीचर, मेन एडवांटेज है इसका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डीडॉस या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल से काफी ज्यादा ये मतलब लैस होता है प्रोटेक्शन से। तो डीडोस अगर कोई कर रहा है आपकी वेबसाइट पे तो काफी चांस है कि ये उसको ब्लॉक कर देगा, पहचान लेगा सारा जो अटैक है वो। और जो है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई अटैक कर रहा है आपकी वेबसाइट पर, चाहे वो एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहा हो या कोई मलिशियस इनपुट कर रहा हो जो यूजर है, उन सबको वो ये डिटेक्ट करता है और उसको मतलब उसको होने से बचा लेता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी की बात तब भी आती है ना कि आपका जो ओरिजिन है वहां पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल रहा है यूजर को, तो उसका जो मतलब वो जो सर्वर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर ऑलरेडी फीचर आ जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, उसका आईपी वगैरह नहीं मतलब शो नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप में सिक्योरिटी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं सीडीएन में, इसके एडवांटेज ये हैं। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि इसका जो बैंडविड्थ होता है, जो कॉस्ट होता है, यहाँ पर मेन फैक्टर होता है। अगर आप कोई सीडीएन प्रोवाइडर ले रहे हो, कोई सॉल्यूशन ले रहे हो एज एन एंटरप्राइज या एज एन इंडिविजुअल, तो आपको बैंडविड्थ कितना यूज हो रहा है आपके मतलब बजट के हिसाब से, आपके मतलब कितने लोग आपकी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से बैंडविड्थ कितना कंज्यूम होता है आपका, उसके हिसाब से आपको प्लान चूज करना पड़ता है। तो उस प्लान का जो कॉस्ट है वो एक बड़ा फैक्टर होता है कि क्या क्या फीचर आपको मिल रहे हैं, कितना कॉस्ट है पर बैंडविड्थ का, तो वो देखना पड़ता है। तो जो मेन जो फ्री सीडीएन है मार्केट में, सीडीएन की बात करें तो फ्री वाले हैं बूटस्ट्रैप सीडीएन, क्लाउडफ्लेयर जो है काफ़ी पॉपुलर है, सब लोग यूज़ करते हैं आजकल। उसके बाद कुछ कमर्शियल सीडीएन्स भी हैं जैसे एकामाई और अमेजॉन क्लाउड फ्रंट, IBM का है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, गूगल का है, HP का है, और भी है हमारे पास। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं कौन सा रेकमेंड कर सकता हूं आपको, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपका एक रिक्वायरमेंट है सीडीएन का, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एज एन इंडिविजुअल या एज अ स्मॉल स्केल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक सीडीएन है जिसका नाम है बेल्यूगा सीडीएन, जो मैं खुद यूज करता हूं और मैं रेकमेंड कर सकता हूं। जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका कॉस्ट एज लो एज 1/4 ऑफ अमेजॉन क्लाउड फ्रंट बोल सकते हो आप। तो ओरिजिनल जो आपको सीडीएन्स मिलते हैं, जो प्राइस चल रहा है आजकल मार्केट में, उससे 1/4 तक के कम प्राइस में आपको वही सर्विस मिल सकती है। तो ये सोच के देखो, आपको सारा स्पीड वही मिल रहा है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, जो बेसिक सारे फीचर है ना क्लाउड मतलब जो सीडीएन के होने चाहिए वो सारे आपको इसमें मिल रहे हैं। स्पीड, रिस्पॉन्सिवनेस, ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी सब मिल रहा है आपको। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इसका जो यूआई है उतना अच्छा नहीं है, उतना आपको इतने सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आपको क्लाउड फ्रंट वगैरह में मिल जाते हैं, तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन बेसिकली जो आपको सब कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है, वही स्पीड है, वही मतलब सारे मैंने करके देखा हुआ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो क्लाउड फ्रंट और जो भी कमर्शियल जो मैंने यूज़ किए हैं और बेल्यूगा में ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगा, मेरा काम वैसे ही हो रहा है, सही हो रहा है। तो इसमें 2.5 TB की बैंडविड्थ पर मंथ आपको यहाँ पर मिलती है ओनली फॉर $20। तो सिर्फ $20 में 2.5 TB की बैंडविड्थ, उतना यूज भी नहीं होगा आपका। अगर आपके 100 मतलब 1000 लोग भी हैं जो आपकी वेबसाइट यूज कर रहे हैं एक महीने में, तो उतना कभी खर्च नहीं होगा आपका। मैक्सिमम 1 TB 1.5 TB खर्च होता है, उतना ज़्यादा होता भी नहीं। तो कितना सही है ना, ये कितनी ज़्यादा बैंडविड्थ दे रहा है आपको, कितने कम प्राइस में।
तो मैं वही बोलूंगा कि एक बार ट्राई कर लो यार, अगर आप चाहते हो एज अ बिगिनिंग, अगर आप चाहते हो आप क्लाउड फ्रंट वगैरह में जाओगे तो वो काफ़ी मतलब बड़े लेवल पर है, काफ़ी अच्छा सर्विस दे रहे हैं, काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में, मैं बिल्कुल ये डिनाई नहीं करता। लेकिन बस आपको अपना रिक्वायरमेंट देखना है कि क्या आपको चाहिए। जो मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरे को इसमें मिल जा रहा है सब कुछ, काफ़ी है मेरे को। जो आपको चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका हो जाता है इसमें तो फिर काफ़ी सही है। अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, आप इंडिविजुअल हो, तो आप बिल्कुल ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देख लो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और मैं ये बता दूं कि वो एक एफिलिएट लिंक है, तो मेरा भी फायदा हो रहा है इसमें, आपका तो हो ही रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ट्राई करके देख लेना। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो CDN था, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे काम करता है, वो सब समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। और इस चैनल पे आपको काफ़ी सारे एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के वीडियोस मिलते रहते हैं हमेशा, और मैं डालते रहूँगा। तो अगर आपको ये सीखना है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। और बहुत सारे मतलब और टॉपिक्स आने वाले हैं इसी तरीके से, तो आगे देखते रहिए। बस मैं यही बोलूँगा, इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।